हम लोग संविधान एवं राज्य व्यवस्था को कंटिन्यू किए हुए हैं। इस समय हम कहाँ हैं? अगर ये कहा जाए कि पीसीएस मेंस, यूपी पीसीएस मेंस जीएस 2 टॉपिक 1, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं क्या संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो चुका है। बेस में बता दूं आपको क्या है। इन सारी चीज़ों की जो जानकारी आपको दी जाए उसका बेस एवं लक्ष्मीकांत और उसके साथ एक पुस्तक है परीक्षा वाणी, दोनों कनेक्ट किया जाता है। परीक्षा वाणी खास कर यूपी पीसीएस के लिए क्या होता है कि फैक्ट बेस्ड नॉलेज उससे आपको मिल जाता है और एम लक्ष्मीकांत कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड जानकारी आपको मिल जाती है। इसलिए दोनों की अहम भूमिका है। यही कारण है कि दोनों का नाम लिया जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास एम लक्ष्मीकांत हो, परीक्षा वाणी ना हो तो भी हो सकता है, क्योंकि कुछ फैक्ट जो होते हो मेरे द्वारा बताए जाएंगे। इस समय हम लोग संविधान में पढ़ रहे हैं क्या भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो कि आपके टॉपिक 1 में ही है। टॉपिक 1 की बात की जाए तो जीएस 2 जो कि आपकी यूपीएससी के एग्जाम में भी है सिलेबस में, क्योंकि यूपीएससी का मेंस और यूपी पीसीएस का मेन सिलेबस एक है और उत्तराखंड का भी वही सेम बातें हैं। यानी यूके पीएससी की बात करें या जिन भी राज्यों में पीसीएस को जो है डिस्क्रिप्टिव मोड पे रखा गया है वहाँ क्या है, जीएस 2 में टॉपिक है क्या संविधान की विशेषता। तो संविधान की विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि मेंस में क्या सवाल यहाँ बन सकता है। यहाँ से सवाल 2 टाइप के ही बन सकते हैं विशेषता में, 3 टाइप के। पहला क्या हो सकता है, अब जब आप किसी टॉपिक को पढ़िए तो उसको देखिए कितने टाइप क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। तो 1, 2, 3 कैसे हो सकता है ये? सीधा सवाल है कि संविधान की विशेषताओं पर एक जो है समीक्षात्मक या समालोचना प्रस्तुत कीजिए। यानी सीधा आपसे सवाल किया गया उसकी विशेषता बता दीजिए। या आपसे क्या कहा गया कि संविधान में निहित शासन प्रणाली से संबद्ध होते हुए विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो यानी कि आपसे दूसरा सवाल इसने बना दिया। और जब आपसे ये कहा जाए कि संविधान के दार्शनिक या संविधान में निहित दार्शनिक तथ्यों जो कि उसकी एक अनोखी विशेषता है उन पर चर्चा कीजिए, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या पूछ रहा है। जो संविधान का दर्शन है वो विशेषता उसकी कहाँ, तो 3 है उसमें, प्रस्तावना है, मूलाधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 3 ही क्या हैं, फिलॉसफी किसके हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। इसके अंदर आप जाइए तो पूरा संविधान खत्म हो जाएगा। अगर आपसे ये मैं कहूँ कि अगर एक एक इसके हेडिंग्स जो होते हैं यानी कि जो विशेषताएं हैं, एक एक को आप सही से भी एनालाइज करिए, पहले आप संविधान पढ़े हों। मेरा वैसे मानना ये है कि संविधान पूरा पढ़ने के बाद ही संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करना चाहिए, उसके पहले नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप पूरा संविधान पढ़ चुके तो विशेषता खुद ही जान जाएंगे। कि एक वही है कि एक गांव के बहुत सारे अंधे एक हाथी की विशेषता ढूंढ रहे थे। किसी ने कह दिया पैर उसका खंभा है, तो किसी ने कह दिया, मतलब अलग अलग तरीके से वर्णन कर देते हैं। अगर आप पूरा का पूरा जानिए तो उसके गुणगान, उसके जो क्या कहते हैं अवगुण और गुण दोनों बता सकते हैं। लेकिन जब पहले आप जान जाएंगे तब पूरा पढ़ डालिए। तो इसको ऐसे पढ़िए ना पढ़िए कोई मतलब बहुत नहीं है। अगर आप पूरा संविधान खत्म कर दीजिए तो इसकी विशेषता को आप जान जाएंगे। तो हाँ, एक बात और कि इस सवाल में अगर विशेषता को एग्जाम में पूछा जाता है तो आपके पास भूमिका होनी चाहिए। तो अगर भूमिका नहीं है तो क्या करोगे, सीधा बस लिख दोगे, डायग्राम बना दोगे, हो गया? ऐसा नहीं होने वाला है। तो विशेषता की बात किया जाए तो आप जानते हैं संविधान किसी भी देश का हो, किसी भी देश का संविधान हो तो समझिएगा कि वो है क्या वास्तव में। वो एक मौलिक विधि होती है। पहले आप समझिएगा क्या होती है मौलिक विधि। अब मौलिक विधि क्या होती है, यानी जिनमें मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उसका जो है निर्माण किया गया हो। ऐसा संविधान जिसमें क्या हो, उस देश में जो विविधता है, चाहे जातिगत हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे भाषा की विविधता हो, जो भी हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए मौलिक ऐसी विधि का निर्माण करिए जो कि उनके विकास में सबसे ज़्यादा सहायक हो, सबके ऊपर समान रूप से क्या हो जाए, लागू की जा सके। मतलब कोई भी कानून ऐसा ना बना दीजिए कि बना दिया तो लागू कर नहीं सकते हो। तो यानी संविधान किसी भी देश का हो, खासकर भारत के संविधान है यह हमारे राष्ट्र की एक मौलिक विधि है। हम राष्ट्र क्यों शब्द यूज कर रहे हैं ये भी आप समझिएगा। यहाँ तो हम राज्य का शब्द यूज कर सकते हैं। हम इस बात को बार बार कहते रहते हैं कि हमारी उद्देशिका को ही ले लीजिए, प्रस्तावना। हमारी प्रस्तावना में राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, हमारी प्रस्तावना में राष्ट्र शब्द का
प्रयोग किया गया है। ऐसा कौन सा कारण है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राष्ट्र को राज्य ही कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा रीजन छिपा हुआ है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, कि हमारी उद्देशिका में ही क्यों राज्य की बजाय राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया। क्यों दिमाग से जाता है, किसी को पता है? नहीं, क्यों ऐसा है? राष्ट्र एक संपूर्ण हो या राज्य, मतलब राष्ट्र की भावना। यस, करेक्ट आंसर। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र शब्द यूज करेंगे तो एक दूसरे का भावनात्मक जुड़ाव होगा, और राज्य शब्द का यूज करेंगे तो जुड़ाव नहीं होगा, क्योंकि राज्य तो अलग अलग हो सकते हैं ना, इसीलिए तो इसको ध्यान रखा गया। तो ऐसे किसी, अगर देखा जाए, संविधान किसी राष्ट्र की मौलिक विधि है जिसमें शासन की विशेषता होती है। किसकी विशेषता होती है? शासन की। तो वही सब लोग निकाल लिए क्या, शासन प्रणाली। ठीक, शासन की विशेषता होती है। शासकों के कर्तव्य भी होते हैं। कहाँ मिलेगा? आप संसदीय व्यवस्था में जाएंगे, संघीय शासन में जाएंगे, है ना, तो उसके बाद आपातकालीन वन में जाओगे, एकल नागरिकता, सबकी जिसकी आप चर्चा करेंगे, हाँ सबका, जितने उस हेडिंग पड़े हुए हैं, सभी शीर्षक को आप ध्यान से देखें कि शासक का कर्तव्य, उन्हें शासक की शक्तियाँ भी होंगी, वो भी एक विशेषता है किसमें की, जो शासन में होते हैं। दूसरी बात यह है कि जनता के क्या कोई अधिकार हैं, है ना, तो अधिकार देखिए, मूल अधिकार आपका, जो कि इसकी संविधान का दर्शन है। तो अगर आप इस बात को देखिए ना कि हमें भूमिका लिखना हो तो सीधा क्या, संविधान किसी राष्ट्र की मौलिक विधि है जिसमें शासन की विशेषताएं, शासकों के कर्तव्य, और उसके अलावा क्या हो सकता है, शक्तियां उसकी हो सकती हैं, जनता के अधिकार हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जिस संविधान में निहित हैं उसकी अपनी क्या होंगी, विशेषताएं ही हो जाएंगी। किसी भी राष्ट्र का संविधान किसी के द्वारा स्वीकृत होता है, जनता स्वीकृत करे या लोग स्वीकृत करें, मुट्ठी भर लोग, तो भारतीय संविधान को जनता ने स्वीकृति प्रदान की है, उसकी अपनी विशेषता है। जनता की ओर से संविधान सभा ने संविधान को स्वीकृति प्रदान किया है, इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। अब ये भी जानिएगा कि जनता, भारतीय जनता ने उस समय क्या किया कि जो पुरानी शक्ति थी उसे समाप्त करके नई शक्ति को स्थापित होने के लिए स्वीकृति दी थी। कब? जब उसने संविधान सभा का निर्माण करवाया था, और संविधान सभा जो बनी थी, संविधान सभा का निर्वाचन किसके द्वारा? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा हुआ था, और प्रांतीय विधानसभा सदस्यों किसने चुना था? जनता चुनी थी। यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम क्या थी? आपकी संविधान सभा थी। तो आप ये इस बात को समझिए कि जनता ने अनुमति दिया था कि मेरे लिए आप क्या लिखिए, संविधान लिखिए, तो उसमें सारी चीज़ें रहेंगी, यानी जनता की भी अधिकार रहेगा। यानी कि वो चाहती थी क्या, हमारी जनता ये चाहती थी कि हम एक नए वर्ग, एक नए सत्ता का निर्माण करें। ऐसा कौन सोचता था? ऐसा सोचती थी जनता। न, यानी कि अंग्रेजी सत्ता समाप्त हो रही है, तो क्या हो, एक नई सत्ता, ये नए वर्ग का क्या होना चाहिए, स्थापना होना चाहिए। विशेषता भूमिका लिखने के लिए जितना मैं बता रहा हूँ बहुत ही कम बता रहा हूँ, आपके अंदर से बहुत कुछ निकल सकता है, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। हमने कल कहा था आपसे कि बात समझिएगा कि भूमिका किसी भी क्वेश्चन में अगर बेहतर बन जाए, कहते हैं कि प्रेजेंटेशन वह सबसे बेहतर होता है जिसमें शुरुआत अच्छे से कर दीजिए। शुरुआत की 10 लाइनें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। तो ऐसे परिवर्तन, अगर आप चाहते हैं कि शासन में जो शासक है उसके शक्ति एवं कर्तव्य कुछ हों, जनता के कुछ अधिकार हों, अगर आप चाहते हैं कि एक नई सत्ता हम स्थापित करें, तो उसी में तो भारतीय जनता ने स्वीकृति प्रदान की थी किसे? संविधान सभा को, कि आप मेरे लिए क्या लिखेंगे? संविधान लिखेंगे। अब कहेंगे जनता ने कहाँ स्वीकृति प्रदान किया था? तो 3 दिसंबर 1946 को, नहीं 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव कहाँ पेश हुआ था? संविधान सभा में, जिसको स्वीकृति मिली थी कब? 22 जनवरी 1947 को। इस बात को आप जानते हैं। जो संविधान का वही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का क्या बन गया था? प्रस्तावना, यानी उद्देशिका बन गया था, है ना। तो 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947, ये डेट बड़े महत्वपूर्ण है। तो अनुमति दिया था लोगों ने, इसीलिए उद्देशिका में एक शब्द है क्या? हम भारत के लोग। क्या है? हम भारत के लोग, यानी
बी द पीपल ऑफ इंडिया। बी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स क्या, हम भारत के लोग। ये तीन शब्द बड़े खतरनाक हैं, सर्वोच्च ही तीनों हैं। इन्हीं तीनों में संपूर्ण प्रभु संपन्नता नहीं थे किसकी चाहिए। अगर ये कहा जाए कि सर्वोच्च कौन है, तो सर्वोच्च ये है, क्योंकि संविधान के शक्ति का स्रोत कहाँ है, संविधान का वास्तविक शक्ति का स्रोत यही तीन शब्द हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पूछा जाए निम्नलिखित में संविधान का मूलतः स्रोत क्या है, तो ये बात जानिएगा, हम भारत के लोग हैं। ये अंडरस्टूड है, नहीं आप कहिए भारत शासन अधिनियम है, 60 देशों का संविधान है, ऐसा कुछ नहीं। सीधा क्या, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी हम भारत कहेगा क्या, आज सवाल करेगा संविधान का वास्तविक स्रोत कहाँ है, निहित है, तो हम भारत के लोग हैं। और संविधान के बनने, संविधान के लागू होने की स्वीकृति कौन देता है, अनुमति कौन देता है, और कौन खुद अपने ऊपर लागू करवाता है, हम भारत के लोग। यानी ये सर्वोच्च है सब जिसमें। अब इसमें है तो एक विशेषता तो है ही इसकी। अब कहते हैं कि जो हमारा संविधान है, ये तो भूमिका आपकी हो गई, जो संविधान है वो संविधान करता क्या है। सबसे पहले एक बहुत घिसा पीटा शब्द है, मैं यहाँ लिखा उसको नहीं हूँ, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये शब्द कहाँ है, उद्देशिका में है आपकी प्रस्तावना में। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना करने की विशेषता किसकी है, संविधान की। संविधान एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना करता है, ये उसकी पहली विशेषता आप अपने आप से बता सकते हैं। अगर आपकी परीक्षा वाणी में हो या लक्ष्मीकांत हो ना हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आप पढ़ें संपूर्ण संविधान तो बता देंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना करना संविधान की विशेषता। कहने का सीधा मतलब ये है कि भारत अपने आंतरिक, संविधान ऐसी शक्ति देता है राष्ट्र को कि वह आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में, अपने आंतरिक और बाह्य, ध्यान रखिएगा कैसे मामले, आंतरिक मामला हो और चाहे कैसा मामला हो, बाह्य मामला हो, आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में क्या है, पूरी का पूरी तरह स्वतंत्र है। उसके आंतरिक और बाह्य मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। चाहे जो मतलब ये नहीं कि अमेरिका दबाव बना दे, चाइना दबाव बना दे, पाकिस्तान बना दे, ऐसा नहीं होने वाला। जैसा कि बांग्लादेश को देख रहे हैं, बांग्लादेश में तबाही मची हुई है। अब वो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य वास्तव में है नहीं, होता तो उसके बहुत सारे मामलों में किसी का इंटरफेयर नहीं होता। यानी भारत का कोई भी मामला हो वो स्वयं निपटाएगा, चाहे आंतरिक मामला हो चाहे बाह्य मामला हो। वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र या उसके आधार पर या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर के अपने किसी भी आचरण में परिवर्तन नहीं करेगा, क्योंकि वह क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। और यही आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वयं का नियंत्रण ही उसे क्या बना देता है, एक सॉवरेन स्टेट बनाता है, जो कि उद्देशिका में है। क्या है उद्देशिका में, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आप समझे बात। तो उस उद्देशिका जिसमें इस समय वर्तमान में 88 शब्दों की उद्देशिका है, वर्तमान में 3 नए शब्दों के जुड़ने से 88 वर्ड जो बने हुए हैं, उन 88 यानी 88 शब्दों में, पहले 85 था अब 88 हो गया, उन 88 शब्दों में एक शब्द कौन सा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये यहाँ मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि संविधान भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य के रूप में स्थापित करता है। इसीलिए हमारे देश में संसद, न्यायपालिका कोई भी सर्वोच्च नहीं है। हमारे राष्ट्र, हमारे देश में यानी भारत में अगर कोई सर्वोच्च है तो संविधान सर्वोच्च है। और संविधान को सारी शक्तियाँ बी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग शब्द से मिलती है। बात समझे। तो विशेषता हमने कहा कि संविधान की किसी भी विशेषता को किसी पुस्तक में बांध के आप नहीं लिख सकते हैं। अब हमने नाम तो ले लिया कि लक्ष्मीकांत और परीक्षा वाणी, लेकिन ये बात ये उठती है कि आखिरकार जब आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आप खुद लगता है कि हम इसमें तो ये विशेषता अलग अलग से आप स्वयं ही निकाल देंगे कि हमारे यहाँ तो ऐसी ही व्यवस्था है कि हमारे यहाँ राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट राष्ट्रपति करता है। हमारे उस क्षेत्र यानी कला, साहित्य, विज्ञान इन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए खेल है ना, लोगों को वहाँ क्या करता है, नॉमिनेट कर देता है।
आप यही विशेषता जोड़ सकते हैं, जबकि कहीं लिखा नहीं गया पहले। आप किसी के साथ समय व्यतीत करते हैं तो उसके गुण को जान लेते हैं, तो कहते हैं नहीं भाई आप बता रहे थे कि फला ऐसे थे, लेकिन नहीं, फला तो और भी अच्छे हैं। तो आप जब उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं तो ऐसे जैसे संविधान के साथ वक्त बिताएंगे तो उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, समझ रहे हैं आप। अब दूसरी बात है कि उसी उद्देश्य का कि अगर मैं बात कर दूं आपसे, अभी मैं उद्देश्य का आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, ऐसा मत सोचिएगा। जब आप कहते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना करेगा, तो क्या कहता है? कहता है एक स्वच्छ, स्वच्छंद, स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना करेगा। एक स्वस्थ और स्वच्छंद लोकतंत्र के, लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना, ऐसा लिख सकते हैं। लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना। अब लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करता है कौन? संविधान, उसकी विशेषता है। क्योंकि मैं वहाँ लिखा नहीं, अलग से आपको बता दे रहा हूँ बार बार चीज़ों को। जो लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करता है तो कहेंगे कि इस समय तो सर जो है लोकतंत्र में बड़ा कुल ढांचा पाचा है या ठीक से नहीं चल रहा है, इसमें मीडिया का वर्चस्व है और चुनाव वगैरह बेईमानी हो जाती है, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन जो बातें हैं बहुत प्रामाणिकता के साथ आप कोई चीज़ नहीं कह सकते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। हाँ, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो खतरे में है। मीडिया बिकाऊ हो गई है तो वो अलग बात है, वो है खतरे में, वो स्वयं खतरे में है। लेकिन अभी भारतीय लोकतंत्र खतरे में नहीं है, क्योंकि जो उसका शासक है वो तानाशाह तो बन नहीं पा रहा है, तो कहाँ खतरे में हो सकता है? तो इसकी संभावना बहुत कम है। बाकी लोग कहते रहते हैं कि नहीं लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में उस दिन हो जाएगा जिस दिन बिना निर्वाचन हुए लोग राष्ट्रपति बन जाएंगे और बिना निर्वाचन हुए प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तब हमारे लिए खतरा है, समझे आप? नहीं तो नहीं। संविधान क्या करता है कि भारत को एक लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने में मदद करता है। कहता है क्या? कहता है मैं ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करूंगा जिसने मुझे संपूर्ण शक्तियां, जिसने मुझे बनने के लिए अनुमति और स्वीकृति दी है, सारी शक्तियां हम उसी के पास छोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है? जनता ही क्या है? सर्वोच्च होगी। यानी कि लोकतंत्र की मूल शक्ति कहाँ निहित होगी? जनता में निहित होगी। समझ गए आप? हाँ, जनता जो चुनती है वही चुनते हैं। ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये बड़ी कॉन्सेप्ट की बातें हैं। ये प्री एग्जाम में भी, स्टेटमेंट में यहाँ सवाल बनाए जाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा। यहाँ से जब भी क्वेश्चन बनेगा तो कथन कारण बनेगा। और सबसे मज़ेदार बात है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम 2024 का हुआ ना, 24 का भी हुआ है प्री का एग्ज़ाम, तो उस मई के महीने में हुआ था क्या? उसमें अगर आप संविधान उठा के देख लीजिएगा, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, इतना जितना मेरे द्वारा क्लास आपको संविधान पे दी गई बेटा, आप उस 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। 10 क्वेश्चन में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, देखिएगा आप सॉल्व कर देंगे जितना आपको पढ़ाया गया। यानी कि अगर आपके ब्रेन में थीम डेवलप कर दिया जाए उसका, यानी उसका कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया जाए तो आसान होता है। तो मेरा उद्देश्य नहीं होता कि खाली लिख लीजिए और बस ऐसे हो जाए। समझना, किताबें आपके सामने होती हैं, आप समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, और नहीं समझ पाएंगे तो टफ है। तो कहने का मतलब कहता क्या? कहता कि लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करूंगा मैं। तो यहाँ गणराज्य की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, यानी भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में मैं स्थापित करूंगा, ऐसा संविधान कहता कि वो जो लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र है क्या? सीधा बात है, पब्लिक डेमोक्रेसी। पब्लिक कौन है? लोग, जनता। यानी कि यहाँ किसका होगा? लोगों का शासन होगा। यानी जनता कहता कि हम ऐसे राज्य की स्थापना करेंगे जिसमें सारी शक्तियां किसमें होंगी? जनता में होंगी। यानी जनता में सारी शक्तियां निहित होंगी। भारत की कोई आज सवाल किया जाए कि निम्नलिखित में से भारत की राज्य सत्ता निहित है किसमें? वाह! और ऑप्शन में दे दिया जाए, ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी रख दिया जाए क्या? राष्ट्रपति, और ऑप्शन सी रख दिया जाए क्या? प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी रख दिया जाए क्या? हम भारत के लोगों में। वाह! हम भारत के लोग जनता ही है, जनता में। अब यही है सवाल, ऐसे क्वेश्चन आपसे निकाल लेगा। यानी भारतीय राज्य सत्ता निहित है जनता में, ध्यान रखिएगा।
जनता में निहित है। और जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को क्या करती है, निर्वाचित करती है। जनता अपने द्वारा क्या करती है, क्योंकि हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार है। अभी कहीं यहाँ लिखा होगा, देखिए इस संविधान की विशेषता क्या है, वयस्क मताधिकार। हमारे यहाँ 18 वर्ष से जो अधिक आयु के लोग हैं वो क्या करते हैं, मतदान, अगर उनका निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज है तो क्या करते हैं, वो मतदान करते हैं और उसके द्वारा अपना प्रतिनिधि क्या करते हैं, चुनते हैं। किसके द्वारा, अपने द्वारा। यानी कि निर्वाचन एक वोटिंग सिस्टम, पहले बैलेट पेपर था, अब इस समय क्या है, ईवीएम सिस्टम है, जिससे बहुत सारे सवालात उठाए जाते रहते हैं कि ईवीएम ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन चुनने का एक तरीका है, किसका, ईवीएम का। मतलब वो तरीका है, एक मेथड है कैसे हम निर्वाचन करेंगे। तो जनता अपने प्रतिनिधि को अपनी इच्छा से, अगर वो 18 साल की आयु अधिक होगी तब चुनेगा, अन्यथा ना। जो 18 साल से कम का होगा वो नहीं। अब 18 साल अगर आपकी उम्र हो भी, यानी 18+ आप हों, और साथ ही आपके साथ क्या होना चाहिए कि आपका नाम निर्वाचन नामावली में दर्ज होना चाहिए। अगर निर्वाचन नामावली में आपका नाम दर्ज है तो आप समझिए कि आप मतदान करेंगे, अन्यथा आप लोकतंत्र का में, भारत में तो हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप सत्ता या सरकार आप में निहित। लेकिन भारतीय सत्ता वयस्क मताधिकार के आधार पर स्थापित होती है। एक विशेषता शासन प्रणाली खत्म हो गई। मतलब आप लोकतंत्र, एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करने में जिसको आप पढ़ रहे थे, वहाँ आपको क्या मिल गया है, वयस्क मताधिकार। ये बात ध्यान सुनिएगा, लिख नहीं सकते हो, ना कभी हम लिखवाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ये पूरी तरह असंभव है, क्योंकि हम जितना बोलेंगे आप लिख नहीं सकते। आपके मन में ये भी चल रहा है कि हम वीडियो देखेंगे, लेक्चर देखेंगे और हम लिख लेंगे, तो इसकी संभावना थोड़ा कम है, क्योंकि लाइनें कभी कभार इधर हो रही हैं उधर हो रही हैं। क्योंकि कुछ बातें जब आंतरिक मतलब अंदर से निकलती हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि फिर आप उसे लिखना, आप समझ लोगे तब लिख पाओगे, अन्यथा लिख नहीं पाओगे, ये बात जानिएगा। तो यह 3+ यानी सार्वजनिक, या कह सकते हैं कि वयस्क, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो कि संविधान के संशोधन 61 का है। कब का है, 1989 का है। उस संशोधन के द्वारा कह दिया गया कि 18+ जो होंगे वो क्या करेंगे, चुनेंगे। सत्ता को, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए वो चुनते हैं किसे, चाहे ईवीएम के थ्रू चुने, चाहे बैलेट पेपर के थ्रू चुने। बैलेट पेपर भारत में नहीं, इसमें ईवीएम है। तो यानी कि जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता का स्वामी नहीं है। अगर आपको लगता है, संविधान एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करता है जिसमें जनता जिस प्रतिनिधि को चुनती है, अगर आपको ये लगता है कि वह प्रतिनिधि उसका स्वामी है तो गलत है। वो स्वामी ना हो करके क्या है, उसका सेवक है। ये बात समझिए, वो स्वामी नहीं सेवक है। ये MP MLA जरूर समझते हैं, आपको समझते हो कि हम बड़े तुर्रम खां हैं, और हम आप जाति धर्म के नाम पर उन्हें क्या बना देते हैं, अपना स्वामी मान लेते हैं। स्वामी मैं नहीं कहूँगा, लगभग कुछ लोग बाप मान लेते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाप मान लेते हैं, जैसे कि कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें लोग बाप मान लेते हैं। जैसे जाति से संबद्ध हो जाएंगे, अगर जाति से जैसे संबद्ध होंगे तो स्वामी नहीं बाप मानेंगे, कहेंगे हमारे बापा जो कहेंगे वही मैं करूँगा। हाँ, मतलब लोग अपना क्या मानते हैं, हाँ, मतलब वही कहने का मेरा ये है कि लोग उसको बाप मान लेते हैं अपना। जबकि ये कहता है संविधान ना, हमने एक शब्द का स्वस्थ स्वच्छंद लोकतंत्र की स्थापना करूंगा, ऐसा कहता। लेकिन अब ये भी कहता कि जनता चुनेगी, जनता अपने द्वारा शक्तियां उसमें है, राज सत्ता की। भारतीय सत्ता जनता में निहित होगी, लेकिन जनता चुनेगी, उससे अधिकार है इस बात का। संविधान देता है अधिकार, कहाँ देगा, तो निर्वाचन आयोग को पढ़ोगी वहां मिलेगा, है ना। हाँ, 326 में है, 324 से लेकर 329 तक का निर्वाचन का पूरा है। और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, 1955 बहुत सारे हैं जो बने हैं, जिनमें अमेंडमेंट किया गया बार बार। तो उसमें निर्वाचन आप करेंगे, लेकिन सीधी बात है कि आप क्या हैं, सत्ता के स्वामी हैं, और जिसे आप प्रतिनिधि के रूप में चुन रहे हैं वो आपका सेवक है। लेकिन हमने कहा कि उसे हम सेवक नहीं मान करके उसे अपना बप्पा मान लेते हैं। अब यही गड़बड़ी क्यों हो जाती, जातिगत बप्पा मानते हैं, ऐसा बात नहीं। तो हमारे यहाँ
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्रपति हमारा राष्ट्र का नायक जो होता है, या नायिका जैसे क्या कहते हैं, माननीय, या ये कहा जाए जो भी महामहिम कह लीजिए, कौन हमारे राष्ट्रपति महोदय है ना, तो उनमें सत्ता निहित है ना। उन्हें आप कह मान सकते हैं क्योंकि वो आपकी संरक्षक हैं, लेकिन संविधान भी उनका संरक्षक है। यानी हमारा मूलतः संरक्षक संविधान है। मैंने कहा नोट डाउन नहीं कर पाओगे, एक आपके अंदर सोच विकसित खाली होगी इसकी कि क्या हो सकता है। अब बात वहाँ क्या कहा जाता है कि उद्देशिका में से कुछ शब्दों को ला करके मैं यहाँ रख रहा हूँ, क्योंकि लोकतंत्र जब बात होती है कि कहता कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करूँगा। तो गणराज्य का सीधा मतलब होता है गणों का। गण मतलब कौन? अरे गण का मतलब और कुछ ना समझिएगा, नहीं लोग समझ जाते हैं देवगण। अरे देवगण नहीं आएंगे संविधान लिखने के लिए, देवगण आए ही नहीं। गण मतलब हम लोग, हम ही आप लोग हैं। जनता ही क्या है? गण लोग हैं। अब गण लोग जिसको चुनेंगे वो चुना जाएगा। यानी सीधी बात है कि कोई यहाँ का जो भी पद है शासन प्रणाली में वह वंशानुगत नहीं होगा। सीधी बात, शासन प्रणाली में जो पद है वंशानुगत नहीं है। वो पद कैसे है? समय निश्चित है 5 साल का। कोई देखिए हमारे यहाँ शासन 2 लोग चलाते हैं। कौन? एक अस्थायी कार्यपालिका चलाती है, एक अस्थायी कार्यपालिका चलाती है। तो जो अस्थायी कार्यपालिका है उसमें डीएम है, एसपी है, डीवाईएसपी है, प्रशासक हैं, जिसको बनने के लिए आप प्रयासरत हैं। और सबसे पहली बात ये होती है कि कहते हैं कि मतलब एक लोग संविधान ऐसा अधिकार देता भी है कि आप अस्थायी कार्यपालिका में जाना चाहें तो उसमें चले जाइए। आपके लिए यूपीएससी है, आपके लिए स्टेट पीएससी है, और अगर आप चाहें तो आप अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा बन जाइए, जनता की सेवा करिए और चुनाव जीतिए। क्या बनिए? एमएलए बनिए, एमपी बनिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनिए, राष्ट्रपति नहीं कहूँगा भाई, प्रधानमंत्री बनिए, मुख्यमंत्री बनिए। जैसे आज देश के इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप जान सकते हैं, बहुत सामान्य तरीके से लोग अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संविधान उन्हें अधिकार देता है, इस लोकतांत्रिक अधिकार देता है कि एक जो किसी की संभावना नहीं होती। एक नगीना है लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में, जिसका वो सांसद क्या नाम चंद्रशेखर आजाद रावण है, जो आसानी से एक निर्दल तरीके चुनाव जीत गया। वो किसी के बप्पा नहीं तो भी चुनाव जीत गया, मतलब समझिएगा, तो जीत गया चुनाव। तो ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी बड़े आसानी से कहा जाएगा कि देश के तीसरे प्रधानमंत्री बने। मुख्यमंत्री भी अगर लोकतांत्रिक अधिकार नहीं होता, हमारे यहाँ एक गणराज्य की स्थापना की बात ना होती, तो शायद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री ना बनते। यानी वंशानुगत नहीं है हमारे यहाँ, कोई राजतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। क्योंकि संविधान कहता है कि हम लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, लोकतांत्रिक देश बनाएंगे, तो उसमें जनता जिसे चुनेगी। अब कार्यपालिका में जहाँ जाना चाहे वहाँ जाइए, क्योंकि अधिकार संविधान आपको दिया है। हमने कहा कि अस्थायी कार्यपालिका में जाने के लिए पहले आपको वो राजा है लंबे समय का। अगर राजा का कार्यकाल लंबे समय का है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर वैसे ही गुण क्या होनी चाहिए। तो एक किसी भी आप प्रशासक को देखिए, किसी जिले का डीएम हो, कहीं का क्या कहते हैं एसडीएम हो, उसको जा देखिएगा कि उसमें क्या है और आप में क्या नहीं है। अगर आप में उसमें है जो आप में बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब आप उसके लिए बने ही नहीं हैं। अब कहेंगे तो आटा चक्की चलाने वाला तो डीआईजी बन गया था, सर जी तो आईपीएस क्वालिफाई कर दिया। आटा चक्की चलाने वाले के अंदर वो गुण विद्यमान थे। ये मत सोचिए कि आटा चक्की चला रहा था तो उसके अंदर गुण नहीं थे, मतलब उन विशेषताओं से परिपूर्ण था, ये समझिए। हाँ, सपना देखने से कुछ होता नहीं है। उस सपने में जो आप देख रहे हैं, जो क्वालिटी होती है उसे डेवलप करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यानी कि इसके सबसे पहले किसी की विशेषता बताने से पहले आपको क्या होना पड़ेगा, खुद ही स्वच्छंद होना पड़ेगा। नहीं तो आप पक्षपात के साथ विशेषता नहीं बता सकते ना। आप जो अच्छी बातें छिपा देंगे तो गणराज्य का मतलब वंशानुगत नहीं होगा। जो होगा जनता के द्वारा चुना हुआ शासक होता है। तो यानी भारत क्या करता है, कैसे गणराज्य की स्थापना करता है। दूसरी बात यह है कि भारत राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य रहा है, लेकिन उसे इस बात की पूरी आज़ादी है, वो चाहे जब चाहे तो सदस्यता को छोड़ सकता है। भारत किसी का गुलाम नहीं है, ना किसी का
उपनिवेश है। ये बात समझ गए आप। अब और शब्द जो हैं आपके क्या, जैसे आपकी प्रस्तावना है, ये सब प्रस्तावना बहुत सारे शब्द हैं, पद निरपेक्षता है, ये सब जो शब्द हैं इस पे हम जो है क्या कहते हैं आपसे अभी चर्चा नहीं करने वाले हैं। अब इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक। जब उद्देशिका में जाएंगे भी तो बता देंगे आपको। अब कहाँ हम हैं, शासन प्रणाली में, विशेषता में शासन प्रणाली में कहाँ, संसदात्मक शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम। बहुत सीधी चीज़ है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का सीधा मतलब ये है कि हमने कल कहा था कि जहाँ पर जनता के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं और मंत्रियों का एक समूह होता है जो सरकार को चलाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या, मंत्रियों का समूह सरकार को चलाता है और उस समूह को बनने में या बनाने में किसका हाथ होता है, जनता। भारतीय जनता सीधे चुनती है किसे, एमपी को यानी लोकसभा के सदस्यों को। लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, या राज्य की बात करेंगे तो राज्य की विधानसभा में किसको चुनती है, एमएलए को विधानसभा सदस्य को चुनती है। वैसे वो एमपी को चुनती कहाँ, लोकसभा सदस्यों को। उनसे मिलकर के जो सत्ता जिनकी स्थापित होती है, उनको बहुमत मिलता है, जिनकी सत्ता बनती है और स्थापित होती है, तो उनमें से मंत्री बनते हैं, जो कि आप जानते हैं पूरे उसका आकार का कितना 15% होते हैं। सदस्यों का टोटल जो होता है, जिस भी, चाहे आप स्टेट की बात करेंगे चाहे सेंट्रल की बात करेंगे, जितने मेंबर चुन के आते हैं उस सदन के, उसका 15% लोग ही मंत्री बनते हैं। उनमें कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, राज्य मंत्री होते, उप मंत्री होते हैं। इस बात को आप जानते हो। ही मंत्रियों का समूह ही किसे चलाता है, सरकार चलाता है। अब उत्तरदायी होता है किसके प्रति, उत्तरदायी है संसद के प्रति जवाबदेह है, यानी मंत्री संसद के प्रति जवाबदेह हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब तक संसद में बहुमत होगी तब तक सरकार चलेगी, यानी संसदीय शासन प्रणाली क्या है, जब तक बहुमत है तब तक सरकार चलेगी और जैसे ही बहुमत खो दिया सरकार गिर जाएगी, तुरंत सरकार खत्म, सरकार खत्म। दूसरी बात क्या, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस बात को आप समझिएगा। संसदीय प्रणाली में क्या, कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या है, उत्तरदायी। कुछ बातें आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि मैं बहुत इसको गहराई में आपकी यात्रा करवा रहा हूँ, तो बाउंस भी करेगा क्योंकि आप पढ़ के भले आए होंगे, आप पढ़े होंगे लेकिन जाने नहीं होंगे। नहीं तो सारी बात समझ के जाने होंगे तो मुझे लगता है बहुत कुछ समझ जाएंगे। खाली अगर पढ़ के आए होंगे किताब को अपने, तो मुझे उम्मीद है कि आप नहीं समझ पाएंगे। ये बात जानिए, है ना। शॉर्ट वीडियो के साथ अगर आपने इसका अध्ययन कर लिया है तो आप समझ सकते हैं कि आपको आ गया होगा। अगर शॉर्ट वीडियो देखते हुए नहीं पढ़े हुए होंगे तो नहीं आएगा भाई, ये आप जान लीजिए। यानी कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। और इसका विश्वास अगर कार्यपालिका ने खो दिया तो ये समझ लीजिए कि वो बचेगी नहीं। और कार्यपालिका कौन है, तो ये आपके मंत्री लोग हैं, समूह है। समस्त कार्यपालिका शक्तियों का निर्वहन राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करवाएगा, यानी मंत्रियों का समूह। अनुच्छेद कौन सा, 53 53 ही तो है, तो इला के जोड़ दो, ही हो जाएगा आपका। तो भारतीय संविधान क्या करता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को इस्टेब्लिश करता है कहाँ, भारत में, यानी संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है। यहाँ राष्ट्रपति तो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियों का स्वामी कहाँ होता है, वास्तविक शक्तियाँ कहाँ होती हैं, मंत्रिमंडल में होती हैं। और उस मंत्रिमंडल यानी मंत्रिपरिषद में होती हैं। उस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, हमारा प्रधानमंत्री है, वर्तमान में जो निर्णय करता है वही होता है। तो ये सारी बातें अगर ये कहा जाए तो सीधा सीधा ये है कि हमारे जो मंत्रीगण होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। यानी जनता ने चुना था तो जितने सदस्य हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, लोकसभा। देखिए बहस चल रही है, अभी सदन चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जो पक्ष में या विपक्ष में कितनी बहसबाजी करते रहते हैं, तो उसको जवाब देना पड़ता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम एक जवाबदेह सरकार है। जब आप एथिक्स को पढ़िए या आप पढ़िए किसी क्या कहते हैं कि आपका है GS 1 में ही है वो टॉपिक, उसमें भी आपकी जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा है, तो ये टॉपिक है जिसमें इसकी बात की जाएगी। देखिए उसमें कौन सा टॉपिक है,
इसे आना चाहिए, इंडियन सोसाइटी में भी आना चाहिए, क्योंकि सिविल सेवक की भूमिका होती है। हाँ, जीएसओ में जो आपका इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज है, भारतीय समाज में सिविल सेवकों की भूमिका होती है। और सिविल सेवक जवाबदेह किसके प्रति होते हैं? हमारे प्रति होते हैं। तो जवाबदेही वैसे ही पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो सरकारें चलती हैं वो जवाबदेही किसके प्रति होती हैं? सीधे सीधे जनता के प्रति। बस इतना है कि वो सदन के प्रति जिम्मेदार हैं, लोकसभा के प्रति हैं, लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं तो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। दूसरी बात क्या है? संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। कहा कि अगर संसद ही सर्वोच्च है तो न्यायिक यानी सुप्रीम कोर्ट कौन सर्वोच्च है? ये कहानी उठी। क्योंकि सर्वोच्चता क्रम में देखा जाए तो सर्वोच्चता क्रम में हम भारत के लोग क्या हैं? नंबर 1 पे सर्वोच्च है। नंबर 2 कौन है? हमारा संविधान सर्वोच्च है। अगर आपस में दोनों एक साथ हों तो ये सर्वोच्च है, उसके बाद संविधान सर्वोच्च है। और तीसरा कौन आता है? न्यायपालिका आती है। बहुत कंसंट्रेट रहोगे तब तो बात घुसेगी दिमाग में, नहीं ये समझिए कुछ न गुस्से वाला है। न्यायपालिका, फिर उसके बाद कौन? संसद हो रही है, नहीं संसद नहीं आएगी, राष्ट्रपति आएगा। उसके बाद किसे रखा जाता है? राष्ट्रपति को। और 5वें क्रम में रखा जाता है संसद को। अब ये सब क्रम में सर्वोच्च अपने हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में एक साथ आ जाए तो ये सर्वोच्च होगा। अगर ये नहीं है, ये है तो संविधान सर्वोच्च है। तो एक सवाल उठता है कि संसद भी इसी में है और क्या कहते हैं आपकी कार्यपालिका भी है, यानी हम न्यायपालिका और संसद दोनों हैं, तो इन दोनों की सर्वोच्चता कैसे स्थापित हो? तो संविधान की एक विशेषता अपनी क्या है? क्या विशेषता है कि संविधान क्या करता है? दोनों में समन्वय स्थापित करता है। समन्वय स्थापित करते हुए उनकी सर्वोच्चता को बताता है क्या? भारतीय संविधान की अपनी विशेषता है, संसदीय संप्रभुता को पूरी तरह उसने स्थापित कर लिया है। न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में जब टकराहट होती है, यानी सुप्रीम न्यायपालिका और संसद के बीच जब भी टकराहट हुई है तो वह मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। कौन? हमारा संविधान। यानी ये कहा जाए कि पूरा का पूरा संसदीय व्यवस्था या व्यवस्थापिका तो सर्वोच्च है, लेकिन लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का या जनता के अधिकारों का संरक्षण करता कौन है? न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका को भी क्या बना देती है? सर्वोच्च बना देती है। कौन बना देती है? संविधान। क्योंकि संविधान कहता है कि न्यायपालिका क्या है? जनता का अभिभावक है, जनता का संरक्षक करता है, जनता का क्या है? गार्जियन है। अब ये आप जानते हैं, संसद ने कानून बनाया, यानी विधायिका ने कानून बनाया और उस कानून को कार्यपालिका ने क्या किया? इम्प्लीमेंट करवा दिया, लागू करवा दिया। न्यायपालिका ने क्या किया? उसमें जो जनता के हितों को ध्यान रखकर जो कानून नहीं बनाए गए थे उन्हें उसने रद्द कर दिया, जुडिशल रिव्यू कर दिया, न्यायिक पुनर्विलोकन कर दिया और उन्हें क्या किया? समाप्त कर दिया या कुछ चीज़ों को हटा दिया। आर्टिकल 13 पढ़ेंगे, ऐसा उसने कर दिया। अब आप इस बात को समझ सकते हैं। तो वहाँ क्या बन गया? वहाँ न्यायपालिका बन गई सर्वोच्च। लेकिन विधायिका के द्वारा निर्मित ऐसी विधि जो जनता के हितों में नहीं है या नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, उसे पूरी तरह न्यायपालिका क्या करती है? अवैध घोषित कर देती है। ये सर्वोच्चता किसकी है? न्यायपालिका की। आर्टिकल 13 उसे बना देता है क्या? सर्वोच्च। जानिएगा, आर्टिकल 13 में अंडरस्टूड वर्ड है, उसे क्या कहते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन या कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, जो कि अमेरिका से लिया गया है। इस बात को जानिएगा। दुनिया के 2 संविधान, एक भारत का संविधान, एक अमेरिका का संविधान, जहाँ पर जुडिशियल रिव्यू जैसा प्रोविजन है बाकी अन्य देशों के संविधान में नहीं है। तो हमारे देश के संविधान की यह एक विशेषता यह भी है कि यहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन जैसा प्रावधान है। तो संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार तो किया गया है, लेकिन संविधान के शब्दों और संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने का जो अधिकार दिया गया है वो किसे दे दिया गया है? वो अधिकार दिया गया हमारी न्यायपालिका को। समझ गए आप? तो ये है, यानी दोनों को ध्यान रखा। उसने कहा कि हम ब्रिटेन के समान संसदीय प्रभुता को स्वीकार करते हैं, लेकिन अमेरिका के समान हम न्यायपालिका को भी सर्वोच्च बना के रखेंगे। यानी ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था क्या है? सर्वोच्च है। तो उसने उसको भी अडॉप्ट किया भारतीय संविधान ने, और साथ ही उसने क्या किया? अमेरिका की तरह न्यायपालिका की सर्वोच्चता को भी स्वीकार किया। किसने? भारतीय संविधान ने। हम लोग इतना गुणगान कर रहे हैं, इतना समय हो जा रहा है, इतनी बातें से चर्चा कर रहे हैं संविधान के ऊपर। आप समझिए जिसने संविधान को लिखा होगा वो 2 साल 11 माह 18 दिन नींदें हराम रही होंगी। उस संविधान सभा के उन सदस्यों की बात करिए जो ने इतनी दूरदृष्टि रख करके इतनी सारी बातों को क्या कर दिया, रख दिया। हाँ,
दिमाग हमारे पास भी जितना सीसी का उनका ब्रेन था उतनी सीसी का हम लोगों का भी है। बस ये होता है कि हम अपने ब्रेन का यूटिलाइज नहीं करते हैं, हम उसे उपयोग उसका नहीं करते हैं, उसका हम रंच मात्र का अगर उपयोग करें तो ऐसा नहीं है। सीधा सीधा है कि बस वही है कि रस्सी घिसती पत्थर कटता है। अब घिसोगे, अभ्यास करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर भी चीज़ें आ जाएंगी। भीमराव अम्बेडकर घारी में पैदा हुए थे। घारी मतलब सारी, जहाँ सुअर पाले जाते हैं वहाँ उस घारी उस सारी में जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे आप जनक मानते हैं संविधान का। तो आप सोचिए, आपका तो जन्म मुझे लगता है कि एसी हॉस्पिटल में हुआ होगा, जहाँ ऑक्सीजन ICU सब रखा था। सोचिए, वो बेहतर हैं कि हम आप बेहतर हैं? हैं? फिर चलिए, तो ये कहने का मतलब कि आप ब्रिटेन अमेरिका की तुलना कर लीजिएगा। लोग तो कहते ही नहीं। क्या कुछ लोग बायोलॉजिकल तरीके से पैदा ही नहीं। अब वो उस बात को छोड़िए। हाँ, अब चलिए ठीक है, आप जो कहना चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं, लोगों का जन्म, बहुत सारे विवेकानंद जी हों, चाहे हमारे यहाँ जो भी राजा राम मोहन राय जी हों, चाहे वर्तमान में ये नाम ले ही लिया जाए, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी जीवन अलग है औरों की अपेक्षा। सोने के कटोरी, सोने के कंबल ओढ़े पैदा हुए हैं। एक और नेता हमारे यहाँ जो विपक्ष में, और मोदी जी सोने के कंबल ओढ़ के नहीं पैदा। ये सब अगर बातें करो, भारतीय लोकतंत्र, यही तो हमारे संविधान की खास बात है कि ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करता है कि जब जो वर्षों बरस जिसकी स्थापना 95 में हुई, कांग्रेस की स्थापना 1985 में स्थापित हुई, और उसका पैसे के संसाधन की कमी नहीं, देश के प्रधानमंत्री बनने के लाले पड़े हैं उनको। और इनको ले लीजिए ना, और इनको ले लीजिए, किसको ले लीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में। ऐसे ही आप कंपेरिजन करेंगे तो दो लोगों की तुलना में करूंगा। योगी जी की अगर बात किया जाए, जो हमारे इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनकी अगर बात किया जाए तो इनका जीवन भी सामान्य है। फिर भी एक मठ में थे तो इनका सम्मान की प्रतिष्ठा अच्छी थी पहले से ही। अगर ये ना कहा जाए कि मुख्यमंत्री जाने पर कोई नहीं जानता, मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो भी लोग जानते थे उनको, योगी जी को, मतलब मठ के स्वामी थे। और यहाँ एक बात कहा जाए, एक हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रही, उनका नाम मायावती है, ससुरी मायावती, यानी सुश्री मायावती, सुश्री मायावती। तो उनका वो जानते कि सामान्य परिवार से, लेकिन सर वो अपनी आदत से गए हैं। हाँ, वो अलग विषय है। लेकिन वो उस राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बन गई, तो इस 4 बार मुख्यमंत्री बन, ये संविधान ने अधिकार दे रखा था। संविधान ने कहा था एक स्वच्छंद लोकतंत्र की स्थापना होगी ना, तो संसद सदस्य भी बनी, 4 बार मुख्यमंत्री बनी। योगी जी भी संसद के सदस्य बने पहले, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अब इन दोनों को अगर ये कहा जाए, बाकी लोग बारे में नहीं जानता हूँ, इन दोनों के बारे में जहाँ तक मुझे पता है कि योगी जी के यहाँ गाय पलती है और मायावती जी के यहाँ क्या पलती है, आप समझ सकते हैं, है ना। उनका जीवन भी बहुत निम्न स्तरीय रहा है, भले ही अब सोने के कंबल में सो रही हूँ, बात अलग है। लेकिन जो लोग हाँ, इन लोग, ये कहा जाए कि संविधान ने उन्हें कहीं ना कहीं अधिकार दे रखा था, तब ऐसा है, अन्यथा ऐसा नहीं रहता। लेकिन सर वहाँ तक पहुँचने में रास्ते का कोई हाँ, पहुंचने के लिए हमने कहा संविधान ने आपको अधिकार दिया कि राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, नहीं समझ पाए क्या? दिया है ना उसने, आपको बोलने की आज़ादी दे रखी है, आप में कैपेबिलिटी है तो आपको करेंगे। हमने कहा आप हिस्सा किसका बनेंगे, अस्थायी कार्यपालिका या अस्थायी कार्यपालिका, आप जिसमें जा सकते हैं जाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हाँ, राजनीति एक सपोर्ट की, क्योंकि अब मेरा ये मानना है, अगर आप आंतरिक सुरक्षा को पढ़िए जो कि आपके सिलेबस में है ना, इंटरनल सिक्योरिटी, उसको पढ़िए, तो लोग कहते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, ऐसा लोग शब्द यूज करते हैं। तो संविधान ने तो कहा नहीं था कि राजनीति का अपराधीकरण हो, ऐसा तो नहीं, लेकिन ये कह सकता हूँ मैं, अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है, ये मेरी लाइन है उस पर। राजनीति का अपराधीकरण नहीं है, अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है। जो अपराधी हैं उन्हीं को जनता जाति के नाम पे, धर्म पे मान के, बप्पा जीजा मौसा बना करके चुनाव लड़वा के सत्ता पहुंचा देंगे। हाँ, तुरंत बना देंगे, चाहे कितना भी अपराधी हो, इससे मतलब नहीं है। हाँ, मतलब कितना भी अपराधी होगा, हत्यारा होगा, संविधान के अधिकार सबको दिया लोकतंत्र में, तो कैसा भी होगा उसे लोग
उस नाम पर चुन लेंगे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गलत है। तो अब हम कहाँ हैं, ये हो गया, आप समझ गए होंगे। सर्वोच्चता मतलब संसदीय और न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्चता समन्वय स्थापित किया गया, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था सर्वोच्च है, अमेरिका में न्यायिक व्यवस्था सर्वोच्च है। तो हमने ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था की सर्वोच्चता को लिया और अमेरिका से क्या लिया, न्यायपालिका की सर्वोच्चता को लिया। दोनों में समन्वय स्थापित किया। संसद को कहा बेटा तुम कानून बनाओगे, विधायिका कानून बनाएगी, लेकिन अगर कानून क्या होंगे, ऐसे होंगे जो कि जनता के हितों में नहीं होंगे, नागरिकों के हित में नहीं होंगे, तो उसको क्या कर देंगे, अवैध घोषित कर देंगे। ये शक्ति दिया गया न्यायपालिका को। तो न्यायपालिका संसद से क्या बन गई, सर्वोच्च बन गई, क्योंकि वह क्या है, जनता के अधिकारों का संरक्षक है, गार्जियन है। कौन है, कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन है, जुडिशरी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे परीक्षा वाणी में लाइन लिखा गया है, आर्टिकल 13 पढ़िएगा, वहाँ लिखा गया है कि अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 किसे, सुप्रीम कोर्ट को क्या घोषित करता है, कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का संरक्षक है वो। समझ गए। अगर उससे आप पढ़ेंगे तो यहाँ लाइन लिखी गई है। तो हमने कहा था ना कि अगर पूरा आप पढ़ ही डालेंगे ना, पूरा पढ़ डालेंगे इस बुक को, तो विशेषता आपको खुद पता रहेगा। क्योंकि एक बार किसी देख लिया, बता उनका हाथ ऐसा, उन गोरे हैं, उनके सर में बाल नहीं, उनकी यही विशेषता है, उनका ओठ मोटा है, उनकी ये भी एक विशेषता है, वो नाटक करके ये भी विशेषता है। लेकिन अभी आपने वाह को देखा था, बाहर की चीज को देख विशेषता बता दिया था, अंदर का देखो अपराधी है कि सीधा है कि सादा है कि टेढ़ा है कि मेढ़ा है। जब आप वक्त बिताएंगे संविधान के साथ तो आपको बता देगा कि मुझ में तो इतनी विशेषता है कि तुम्हें उम्र निकल जाएगी समझने के लिए। जैसे तुम श्रीमद् भगवत गीता को नहीं समझ पा रहे हो, वैसे तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। यानी हम भारतीय संविधान की तुलना अपने उस आध्यात्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता से ही करते हैं, जिसके सार तत्व इसमें हैं। कहेंगे ये कहाँ से आ गया भाई, भारतीय संविधान में अगर गीता के सार तत्व निहित हैं तो इसका सीधा मतलब है कि नीति निर्देशक तत्व में तो निहित है। जहाँ सर्वोदय का सिद्धांत महात्मा गांधी का है, तो महात्मा गांधी तो गीता के करीब है ना। और गीता कोई लड़की नहीं, गीता हमारा ग्रंथ है जो कि महाभारत काल में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश नहीं। आप उसको समझिए कि है ना, कि कोई ऐसा था कि आप कथा में लिख गए हों, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक, तो समन्वय स्थापित किया। अब हमने कहा स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे संविधान की एक विशेषता यह भी है कि उसने क्या किया है, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना। एक यहाँ छूटा हुआ है संघीय शासन, पहले आप इसको देख लीजिए। संघीय शासन की अगर बात किया जाए तो शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। शक्तियों का संविधान विभाजन करता है, लेकिन संपूर्ण शक्तियां किसमें होती हैं, संघ में होती हैं। अगर ये कहा जाए कि सारी शक्तियां किसमें होंगी, संघ में होती हैं। संविधान क्या करता है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर देता है, शक्तियों का वितरण स्थापित करता है। लेकिन चूंकि भारत में सांस्कृतिक, भाषाई, सामाजिक और जातिगत निर्जातीय विविधता है। सबसे बड़ी देश की समस्या क्या है कि यहाँ धर्म तो था ही, अब जातिगत जो एक विविधता पैदा हो गई है, और जाति में भी, जाति के अंदर भी क्या उपजाति की विविधता शुरू हो गई है। हाँ, जाति के अंदर उपजाति और उपजाति के अंदर अब क्या पैदा होगी पता नहीं। तो इतनी विविधताओं का सामना संविधान कर रहा, फिर भी वह एक संघीय संविधान या संघीय सरकार की स्थापना करता है, संघीय शासन की स्थापना करता है। और ये बात कहाँ पता लगता है, संघीय शासन की स्थापना दिखती कहाँ, आर्टिकल 1 में कहता है क्या, भारत राज्यों का एक संघ है, यानी संघीय शासन स्थापित करता है। इतनी विविधताओं के बाद भी उसने भाषा, जाति और धर्म के नाम पर राज्यों का निर्माण नहीं होने दिया। नहीं कब का कितने तान बन गए होते, पाकिस्तान जैसे कितने तान होते ये पता नहीं। तो ये भी आपका हो गया, यानी उसने संघ का निर्माण किया। हाँ, सभी खालिस्तान अभी बनने वाला है ना, तो बहुत तान होता। हाँ, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं, हर जाति के लोग हर तान बना लेते, ऐसा मत सोचिएगा। जितने जो है कोई ऐसा नहीं जो छोड़ता। हाँ, तो भारत के नक्शे में हर राज्य में, एक राज्य के अंदर कम से कम 3-4 राज्य और बन जाते। अब अगर ऐसा बना दिया जाए तो आप कल्पना करिएगा उस दिन क्या होगा। एक सोचिए जरा, कल्पना करिए कि यदि जातिगत राज्यों का निर्माण कर दिया जाए, भाषा छोड़ दीजिए, भाषा का विवाद कम हो गया जितना जात की बात हो गया। अगर जातिगत कर दिया जाए तो क्या होगा, मुझे लग रहा है कि एक एक गांव राज्य बन जाएगा। वाह,
एक एक गांव राज्य बन जाएंगे, एक एक गांव के राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। समझ गया ये चीज। तो यानी कि हमारा जो आर्टिकल 1 है ये भारत को क्या घोषित करता है, संघ। तो संघीय शासन की स्थापना करता है। अब आइए कहाँ आप एक स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करिए। आप स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब सीधा है कि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, आप इस बात को जानते हैं कि उसकी सबसे खास बात है कि उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं। क्यों नहीं कोई है भाई? इसलिए नहीं कोई है ना कि वह इंटीग्रेटेड है, एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की गई है। उसके अधीन बहुत सारे हाई कोर्ट, राज्य में हाई कोर्ट हैं, और हाई कोर्टों के अधीन कौन? सब ऑर्डिनेट कोर्ट हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला न्यायालय है। लेकिन इसमें आपकी कार्यपालिका का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, यानी संसद इसमें उंगली नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है? इसके नियुक्तियों में कोई उंगली नहीं होगी, इसके अधिकारों में कोई उंगली नहीं होगी, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप इनकी नियुक्तियों में बहुत अधिक आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका निर्णय क्या होगा? सर्वोच्च है, और इसके खिलाफ अपील कहीं और होगी ही नहीं। तो जाहिर सी बात है स्वतंत्र है, क्योंकि सिंगल है। कहाँ? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट सिंगल, उसके सबऑर्डिनेट हाई कोर्ट है सब, और उनके सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये समझिएगा, यानी भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशरी इस्टेब्लिश की गई है, एकीकृत न्यायालय स्थापित। सुप्रीम कोर्ट आपका है जो क्या है? कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आप दूसरी बात करते हैं, इसकी विशेषता और क्या हो सकती है भाई? स्वतंत्र न्यायपालिका को और भी आप बहुत अच्छे से ऐसा नहीं समझ सकते, और अच्छे से समझ सकते हैं। थोड़ा सा और अंदर जाएंगे कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति में प्रधानमंत्री कोई रोल नहीं है। हाँ, तो नहीं है। नेतागण राजनीतिकरण वहाँ नहीं है। कोशिश की जा रही है, NJAC को लाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। कहा बेसिक स्ट्रक्चर को आप क्या कर रहे हैं? वायलेशन कर रहे हैं, उसका अतिक्रमण कर, हम इसे नहीं मानेंगे। खत्म। क्या करोगे? हाँ, एक चीज कभी हो सकता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं रहेगी। कब? जब इसमें पप्पा को चाहने वाले लोग आ जाएंगे। नहीं समझे? मतलब अगर स्वतंत्र न्यायपालिका होती, स्वतंत्र नहीं रहेगी जिस दिन भक्तगण की एंट्री हो जाएगी। जैसे भक्तगण बहुत लोग हैं ना, बिना क्या कहते हैं, रावण में सारा गुण दोष निकालने वाले इस बात को भूल जाते हैं कि उस महाराजा, उनके पिता का नाम विसर्वा है। हाँ, विसर्वा ऋषि का पुत्र रावण कैसे बना, रावण किसने बनाया? राम न होते तो रावण बनता ही नहीं। एक महाज्ञानी महापंडित। तो भक्तगण इसमें अगर मान लो पहुंच जाएंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका जो कि स्थापित है, जो कि कार्यपालिका में के लोगों के क्या होंगे? भक्त होंगे, तो उस दिन स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं रह जाएगी। हमने एक लाइन कहा है कि संविधान अपने आप में गलत साबित उस दिन होगा जब उसे चलाने वाले गलत होंगे। अब समझ गए? इसकी संभावना प्रबल है। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक छोटे से पद को लेने के लिए किसी ने निर्णय दे दिया पक्षपात करते हुए, भले ही पक्षपात करते निर्णय दिया, लेकिन चूंकि वह 80% लोगों के हित में था, और उस रिटायर होने के बाद एक सर्वोच्च पद उसने ग्रहण कर लिया, तो वहां स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं रह गई। अब आप समझ सकते हैं वो कौन था ऐसा CJI जो निर्णय दिया, और निर्णय के बाद रिटायर होने के बाद राज्यसभा का सदस्य चुना गया। वो कौन CJI है? जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था, रंजन गोगोई। हाँ, कभी भी उनका जो हमारी न्यायपालिका है, उन जजों का कभी भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह क्या है? राजा है, और संरक्षण में नहीं आना चाहिए। अगर उसमें लोलुप हो गए, समझ रहे हैं आप, उसमें अगर आप लोलुप हैं तो फिर न्यायपालिका दूषित हो जाएगी। लेकिन सर जो इस बार हाँ, इस बार अभी वर्तमान में जो हमारे यहाँ CJI हैं चंद्रचूड़ जी, उनकी बात मत करिए, DY चंद्रचूड़। हाँ, वो बहुत ही अभी बहुत सारे एग्जाम को लेके बहुत अच्छा निर्णय देते हैं। जो रहता है, भले ही कुछ डेट पीरियड लगा लो, लेकिन सुनवाई अच्छी उन्होंने किया। अभी एक एग्जाम नीट का था, आप देखबे किए, उसमें कितना पेंडिंग रहते हुए भी उन्होंने जजमेंट अच्छा दिया। अब दूसरी बात क्या? नम्यता,
एवं अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। भारतीय संविधान क्या है? कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर क्यों है? भारतीय संविधान में संशोधन अगर करना चाहो तो क्या कर सकते हो? साधारण तरीके भी संशोधन कर सकते हो और विशेष तरीके से भी, विशेष बहुमत भी चाहिए, साधारण बहुमत भी चाहिए। संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां आप साधारण बहुमत संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी उपबंध हैं जहां संशोधन करने के लिए आपको विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि यह क्या है। संक्रमण काल में जब इसमें कोई संशोधन की जरूरत पड़ेगी, संशोधन करना आसान भी है और कठिन भी है। अगर आसान कर दिया गया होता तो ये समझिएगा कि डेली मुंह उठाए अमेंडमेंट कर देते, और अगर इसे बहुत कठोर कर दिया गया होता तो आवश्यकता पड़ने पर वो जल्द से जल्द संशोधन नहीं हो पाता। इसीलिए दोनों स्थितियों का ध्यान रखा गया, यानी पूरा संपूर्ण संविधान हमारा समन्वय पर स्थापित यानी एडजस्टिव नेचर का है। ये लोगों को एडजस्ट कर डाला है। इसके बाद आप बात करते हैं किसकी? केंद्राभिमुख संविधान। हमारा संविधान कैसा है? केंद्राभिमुख है, यानी कि केंद्र की ओर मुख करके खड़ा है। सीधी सी बात है। आप ये नहीं कह सकते ना पूरी तरह संघीय कह सकते हैं, ना पूरी तरह संघात्मक है और ना पूरी तरह एकात्मक है। तो एक स्टेटमेंट है, उनका नाम है क्या? उनका नाम है सर आइवर जेनिंग्स, है ना। उनका स्टेटमेंट आप देखिएगा और साथ ही आप देखिएगा किसका? केसी होयर का। केसी होयर ने कहा था कि भारतीय संविधान क्वासी फेडरल है, यानी क्या है? यह एक अर्धसंघीय संविधान है, क्वासी फेडरल। यह पूरी तरह संघ नहीं है और पूरी तरह ना एकात्म है, यानी दोनों नहीं तो इसे क्या क्या अर्धसंघीय कहा। आइवर जेनिंग्स ने कहा कि जो एक ऐसा भारत एक ऐसा संघ का भारतीय संविधान ऐसे संघ का निर्माण करता है जिसकी प्रवृत्ति कैसी है? केंद्रीकृत है या केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाला संविधान है। यानी भारतीय संविधान केंद्रीकरण प्रवृत्ति रखने वाला संविधान है। ये कह रहा है कौन? ये कह रहे हैं आइवर जेनिंग्स। ध्यान रखिएगा इन सब बातों का, क्योंकि ये सब सवाल एग्जाम में, प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। संघात्मक शासन के सभी लक्षण, सभी शक्तियां, विभाजन, संविधान सर्वोच्चता, अपरिवर्तनशीलता, स्वतंत्र न्यायपालिका सब विद्यमान है, लेकिन साथ ही साथ इसमें एकात्मक व्यवस्था भी विद्यमान है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, जो कि संविधान की अपनी एक विशेषता है। तो यह भी क्या है इसका कि यह एकहरी नागरिकता की बात करता है। राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को देता है, जबकि राज्यपाल कहाँ होता? राज्य में, जबकि यह अधिकार तो मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए था। राज्य के जो है स्वामी की नियुक्ति राष्ट्रपति क्यों करेगा? तो एकात्मक की तरफ ले गया उसने। दूसरी तरफ क्या? आपातकाल जो बंद है 352 से 360 का, यानी इमरजेंसी जब आती है, आपातकाल जब आता है तो उस समय निर्णय करने का अधिकार राष्ट्रपति का है। राज्य की कोई भूमिका है ही नहीं है ना इमरजेंसी के समय। तो यानी कि इसकी प्रवृत्ति कैसी है? इसीलिए इसे आप क्वासी फेडरल कहेंगे, इसीलिए इसे आप पूर्ण संघ नहीं कह सकते हैं, इसीलिए आप कहेंगे अर्ध संघ कहेंगे। इसमें क्या है कि अखिल भारतीय सेवाएं हैं। नए राज्यों गठन करना हो, संसद इसके लिए संघ शक्तिशाली है। नए राज्यों के गठन में कौन शक्तिशाली नहीं है? राज्य नहीं। राज्य के नए राज्य के निर्माण में भूमिका नहीं है, लेकिन संघ की है। संघ जिस राज्य का चाहता नाम बदल देता है और जिस 2 या 3 राज्यों से नए राज्य का निर्माण कर देता है, ये सारा काम कर देता है। दूसरी बात क्या कि अखिल भारतीय सेवाएं जो IAS, IPS, UPSC जिनका चयन करती है अस्थायी कार्यपालिका, वो लोग कहाँ से आते हैं? वो चुने जाते हैं, उनको नियुक्त करती है संघ सरकार, और काम कहाँ करते हैं? राज्य के जिलों में करते हैं। वाह, मुख्यमंत्री तुम हो, ठीक है, लेकिन प्रधान वो जो DM है वो तो संघ सरकार का है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और की हो और स्टेट गवर्नमेंट में कोई और हो तो तालमेल नहीं बैठता, इसीलिए नहीं बैठता क्योंकि जितने प्रशासक होते हैं वो संघ के होते हैं। हाँ, DM को मुख्यमंत्री नहीं बर्खास्त कर सकता ना, खाली बस उसे ट्रांसफर करवा सकता है, बस कुछ नहीं कर सकता। ये है, तो ये एकात्मकता की ओर ले जाता है संविधान को। लेकिन संविधान में इन सारी चीज देखेंगे, या जैसे आप देखते हैं कि राज्य सूची पर विधि कानून बनाने की शक्ति किसे है? संसद को। कब है? जब राज्यसभा ऐसा संकल्प लेके आती तब एक प्रस्ताव पारित कर देगी 2/3 बहुमत से, तब ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये भी तो है ना केंद्र संबंध। जब आप पढ़ेंगे, आपकी बुक में है, ऐसा मत सोचिएगा
बुक आप ओपन कर सकते हैं। तो कि कहा जाता है कि भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की ओर इसका झुकाव है, इसीलिए कहा गया है क्या, केंद्राभिमुख संविधान। और इसीलिए ऑस्टिन ने कहा यह एक क्या है, सहकारी संघवाद है। इन्होंने क्या कहा दिया है, सहकारी, क्वासी फेडरल केसी हुएर है ना, संघात्मक केंद्रीय प्रवृत्ति किसका, सर आइवर्ट जेनिंग्स। 3 स्टेटमेंट है यहाँ, याद रखिएगा। और उसके बाद किसने, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा किसने, ऑस्टिन ने, ग्लेनमेल ऑस्टिन। ध्यान रखिए 3 स्टेटमेंट, गलती आपसे ना हो। एकल नागरिकता की बात करोगे तो एकल नागरिकता का सिंगल सिटीजनशिप, भारतीय संविधान की विशेषता है कि भारत के नागरिक हो, बस राज्य के नागरिक, जिला के नागरिक हो। अगर आप भारत के नागरिक हो तो सबके नागरिक हो हिंदुस्तान में। स्विट्जरलैंड में 5 नागरिकता मिली थी, जिला का अलग, राज्य का अलग, गांव का अलग, सबका अलग अलग है। हमारे यहाँ एक के नागरिक, हम भारत के नागरिक। ऐसा क्या, एकात्मकता की भावना, बंधुत्व की, भाईचारे की भावना रहे, इसलिए सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया किसने, भारत ने। कोई राज्य लेके चलेगा। अब ये सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है, आप जानते हैं बखूबी से, कि कहाँ लाया गया, ब्रिटेन से। तो एक एकल नागरिकता लाया गया, ये इसकी अपनी विशेषता रही। फिर संविधान की सर्वोच्चता, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि संविधान को बहुत ही सर्वोच्च बनाया गया है, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। यानी कि जैसे ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता स्थापित है, वैसे भारत में संसद की नहीं, संविधान की सर्वोच्चता स्थापित है। क्योंकि संविधान संसद की संरचना कैसे होगी, उसका निर्माण कैसे हुआ है, सारी बातें बताता है, सब कुछ है। कुछ लोगों को दिमाग लगता है हैंग कर रहा है क्या, वो पीछे नहीं लग रहा है, अब इतना ज़्यादा हो जा रहा है, ये रुकेगा कहाँ से ना, नहीं ऐसा हो सकता है। तो भारत में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है, क्योंकि भारत की शक्ति का स्रोत ही क्या है, संविधान है। अब इसीलिए उसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई। फिर ग्राम पंचायतों की स्थापना, दुनिया के और किसी संविधान में ग्राम पंचायत जैसी बीमारी नहीं है। ये गांधी का सिद्धांत है, गांधी की डिमांड थी कि संविधान में ऐसा प्रावधान हो, अनुच्छेद 40 में किया गया था। बाद में संशोधन के द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कहाँ अनुसूची 11 को जोड़ा गया, क्या भाग 9 अनुसूची 11 जोड़ी गई, और 29 विषयों के साथ ग्राम पंचायतों यानी स्थानीय स्वशासन की स्थापना कहाँ की, संविधान में। जो सपना देखा था गांधी ने 40 के, अंबेडकर ने 40 में रखा, नीति तत्व में जो सामाजिक न्याय को स्थापित करता है, कहाँ, आर्टिकल 40, ये बात ध्यान रखिए, अनुच्छेद 40 में, जो कि मूलतः ग्राम पंचायत का प्रावधान कहाँ है, नीति तत्वों में, यानी कि कहाँ, अनुच्छेद 40 में और भाग 4 में, जो कहाँ लिया गया, लैंड से। और ये किसका स्वप्न था, ये स्वप्न भीमराव अम्बेडकर, गांधी ने कहा था ग्राम पंचायत होना चाहिए, जो कि किसका, सर्वोदय सिद्धांत। गांधी का मतलब था गांव का उदय, देश का उदय, गांव का उदय, देश का उदय, क्योंकि 80% जनसंख्या निवास कहाँ करती, गांव में। लेकिन अब गांव से क्या हो रहा है, शहर के पलायन हो रहा है। शहर में पूरा प्रदूषण का, पूरा नगर की ऐसी तैसी करने का, सारी गंदगी फैलाने का श्रेय अब गांव वालों को हो गया। गांव वाले शहर में आ रहे हैं, अभी उनको रहने के लिए सीखना ही पड़ेगा, थोड़ा समय सीखना पड़ेगा कि हम कैसे रहेंगे शहर में। अब जैसे कि गांव से कोई आया और शहर में आया, वाश बेसिन में ही सब कुछ गिरा दिया, समझ सकते, बता नहीं हमें, जो जहाँ डालना हो वहाँ नहीं डाले, कहाँ का डालने का पता नहीं। देखिए भाई, हाँ बात है, आप किसी अपने उस पर मत ले जाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ। अरे भाई उस बात को देखिए गांव से, अभी गांव से कोई आता है, अभी समझिएगा, गांव से कोई आता है तो उसे, अब इसका एक सटीक एग्जाम्पल है, वंदे भारत ट्रेन चली। वंदे भारत ट्रेन में एक खास बात क्या, वंदे भारत इस समय जो ट्रेनें, नॉर्मल ट्रेनें भी चल रही हैं, उनमें जब से थोड़ा सा कुछ कोविड-19 के बाद वहाँ पे क्या कहते हैं, वो हैंड वाश रखा गया, एक है ऐसा हैंड वाश जो बहुत ही महकता है, तो उसकी महक बड़ी अच्छी है, खुशबू जिसे आप कहते हैं। तो गांव के लोग जब उसकी यात्रा करते हैं, जैसे आप फैजाबाद टू दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं उस ट्रेन में, तो उसमें वो हैंड वाश रखा गया, तो क्या करते हैं, या कोई, हाँ, हैंड वाश चुराते नहीं हैं। वो पहली चीज तो समस्या उनके सामने कि वो उसका टॉयलेट नहीं यूज कर पाते हैं, सबसे बात।
तो ये गांव वालों से शहर की ओर जाने पलायन तो कर रहे हैं, लेकिन वो प्रदूषण के कारक भी बन रहे हैं और उससे इन्वायरमेंट बहुत डैमेज कर, क्योंकि शहर बनाने के लिए बहुत कुछ नष्ट भी किया जा रहा है। इस बात को आप नहीं जान रहे हैं क्या? एक समस्या है ये कि गांव के लोग शहर को अगर अधिक पलायन कर रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि महा समस्या, यानी कि शहरों का क्या होगा, एक शहरी बस्ती का विस्फोट होगा। उससे होना है कि संख्या बढ़ रही है, अचानक गलियों में बाढ़ आ जा रही है, सीवर हो चाहे विद्युत हो, आप स्वास्थ्य सेवा सब पे भार बढ़ रहा है। हाँ, जगह बच नहीं रही तो आप क्या करेंगे, कंजेस्टेड होता जा रहा है। तो हम जो बात कहना चाह रहे थे कि ट्रेन की यात्रा करता कोई गांव का तो जो हैंड वॉश रखा है, तो जो महिलाएं होती, खासकर महिलाओं के साथ जो खासकर थोड़ा सा कम पढ़ी लिखी हुई, थोड़ा सा कम निकली बाहर, तो उस हैंड वॉश को निकाल करके वो उसे क्या मान लेते हैं कि फेस वॉश। हाँ, उसको बाकायदा हाथ भी यूज करी, तो अब आप समझ सकते हैं। मैं यही अंत में कहने वाला था, मेरी लाइन नहीं थी। हाँ, उसको क्या बना देंगे, वो हैंड वॉश से फेस वॉश, तो बहुत महकता है ना वो, इसलिए अब फेस वॉश, हैंड वॉश को फेस वॉश बना दोगे तो पूरी बताइए दिल्ली तो पहुंचने में उसका पूरा तो खत्म हो जाएगा ना, बचेगा क्या? तो हाथ के धुलो इतना सारा। तो ग्राम पंचायत यानी कि स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रीकरण मांगता था कौन? संविधान ने एक विकेंद्रीकृत शासन की स्थापना की है। ग्राम पंचायत को ऐसे ही आप मत मानिएगा, मैंने कहा कि स्थानीय स्वशासन की स्थापना करके शासन का विकेंद्रीकरण किया गया, जिससे किसका उदय हो जाए, गाँव का उदय हो जाए। गाँव का उदय होगा तो देश का उदय होगा, लेकिन गांव वाले शहर की तरफ पलायन करने लगे हैं, तो ये समस्या हो रही है। यानी कि हमारे जो शहरीकरण है वहाँ विस्फोट होने जा रहा है। आपके सिलेबस GS1 में ही ये है, कहीं दूर नहीं जाना है। आप उठा के देखिए GS1 में सिलेबस में ये समस्या है शहरीकरण की। हाँ, ये समस्या है। हाँ, करंट अफेयर में भी आया था, उसमें भी आप देख सकते हैं। संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है, ये भी उसकी विशेषता है। यहाँ मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप जानिएगा। और क्या करता है, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या करता है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को देता है, आपकी सेवा को देता है। यानी शासन जैसा भी करता है, एडमिनिस्ट्रेशन उसका जैसा भी चलता है संविधान के अनुसार, विधि के अनुसार, यानी विधि को सर्वोच्च मानता है, क्योंकि संविधान अपने आप में एक विधि है। इस बात को आप जानते हैं। इसमें बच रहा है प्रस्तावना। अब चूंकि हम इस चैप्टर को उद्देश्य का पढ़ाने वाले हैं, तो इसकी कितनी विशेषता वही बताएंगे आपको, ठीक है। और मूल अधिकार की बात करोगे तो मूल अधिकार दुनिया के 2 संविधान, अमेरिका और भारत। अमेरिका से ही भारत मूल अधिकार को लिया। भारत के संविधान में कहाँ पार्ट जो है आपका, जो पार्ट 3 है ना, वहीं 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार ही है, फंडामेंटल राइट्स है। अब आपको बता दें, ये वो अधिकार हैं जो क्या करते हैं, भारतीय नागरिकों के सर्वांगीण विकास में सहायक हैं। अगर ये ना हो तो शायद विकास नहीं हो पाएगा। यानी यहाँ समानता है, यहाँ स्वतंत्रता है, यहाँ धर्म की आज़ादी है, यहाँ शिक्षा का भी अधिकार है, यहाँ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी है। तो इतनी स्वतंत्रताएं हैं, अवसर की समानता है, अस्पृश्यता का अंत होगा, छुआछूत भी नहीं होगा, यानी उसका भी अंत होगा। इतनी सारी बातें जब हैं कहाँ मूल अधिकार में, तो आप कह सकते हैं कि ये दुनिया का ऐसा एक अनोखा संविधान है जो अपने नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकारों का एक जखीरा उन्हें संविधान में उनके लिए उपबंधित करता है। आप ये समझिएगा 12 से 35, 12 और 13 सामान्य हैं, बाकी 14 से लेकर 32 तक उसके क्या हैं, मौलिक अधिकार हैं, जो कि क्या हैं, वाद योग्य हैं, जिन्हें लागू करने के लिए आप क्या परिवर्तनीय बनाने के लिए, लागू करवाने के लिए कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के सहारे इन तय कर सकते हैं। इसी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसीलिए JL नेहरू ने कहा था यह संविधान की आत्मा है, और इसी में एक अनुच्छेद है 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा यह संविधान की आत्मा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मूल अधिकार की कितनी महत्ता है, मूल अधिकार में क्या खास है। ये सारी बातें जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो बिल्कुल आपको बताएंगे। इतना समझिएगा कि यह नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रावधानित किया गया है। अमेरिका के संविधान, जो अमेरिकी संविधान 1789 का है, वहीं से इसे ला करके रखा गया है। लेकिन इन अधिकारों में भी समझिएगा, सिर्फ अमेरिका के मूल अधिकार जो वहाँ लिए गए थे उन्हीं को नहीं, ये आप समझिए कि भारतीय जो संविधान निर्माता थे, उन संविधान निर्माताओं ने सिर्फ इस बात का ध्यान नहीं रखा है, उन्होंने भारतीय मर्म को समझा है, भारतीय जनता, भारतीय नागरिक क्योंकि उस दर्द को समझा है, उसे इसमें रखा है। क्योंकि यह देश में इतनी विविधता है भारत में
उस विविधता को खत्म करने का भी इस प्रावधान ने प्रयास किया है। जैसे आप 14 से 18 देख सकते हैं, 19 देख सकते हैं। बोलने की आज़ादी है, सब कुछ करने की आज़ादी है, लेकिन निर्बंधनों के अधीन है, यानी अपवादों के अधीन है। इसीलिए यह मूल अधिकार पूर्ण नहीं है, ये अपूर्ण है, क्योंकि इन पर निर्बंधन है। ऐसा भी ना बोलो किसी को अच्छा ना लगे, अच्छा ना लगेगा तो संविधान को भी नहीं अच्छा लगेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा तो आपको दंड देगा। ये है, इसकी विशेषता है। दुनिया कोई ऐसा संविधान और नहीं है जहाँ पर ऐसी बात की जाए कि बोलो हम तुमको रोकम ना बेटा। ये कहता है बोलो हम रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी को दर्द होगा तो मुझे दर्द होगा। ये है मूल अधिकार में। मेंस में इसकी बड़ी भूमिका मूल अधिकार की। ठीक, और उसके बाद क्या कर दिया गया, क्योंकि संविधान के दर्शन में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है, जिनका प्रावधान कहाँ है, पार्ट 4 में है। कहाँ P4, कहाँ 36 से 51 में, आर्टिकल 36 से 51। ये वो हैं जो राज्य के उनके कर्तव्य हैं, राज्य के कर्तव्य है। यहाँ कर्तव्य नहीं लिखा गया, वहाँ लिखा गया नीति निर्देशक तत्व। यानी राज्य की परिभाषा कहाँ है, अनुच्छेद 12 में है, अनुच्छेद 36 में भी है। राज्य कौन होगा, हमारी संसद, भारत सरकार, हमारी राज्य सरकार है ना, राज्य विधानमंडल, या क्या स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी, यही राज्य हैं। जो कानून का निर्माण करें, उसे लागू करवाएं, उल्लंघन पे दंड दे सके, वही राज्य हैं। तो राज्य उनके निर्देशक तत्व हैं, उनके कर्तव्य हैं कि जब भी वह सामाजिक न्याय, यानी जो 36 से 51 है, ये कहता है हम भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। जब संविधान ने सोचा कि हम एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, तो उसने इसको आयरलैंड से ले लिया और पार्ट 4 स्थापित कर दिया। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कब होगी, जब हमारी सरकार कोई भी पॉलिसी, कोई भी नीति हमारे लिए बना रही हो, कोई योजना बना रही हो, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखें। ये तत्व कहाँ है, 36 से 51 में। 36 आपका सामान्य है, 37 सामान्य है ना, 38 39 शुरू होता खेला इसमें। तो लोक कल्याण के राज्य की स्थापना करने के लिए हमारी सरकार जब भी नीति का निर्माण करती है, तो वह निर्देशक तत्वों को ध्यान रखते हुए अपनी नीतियों का निर्माण करती है। यानी कि हमारी सरकार को भी संविधान ने रास्ता दिखाया है किसका, कि आप जनता के लिए आपको करना क्या है। यानी जो भी मेक इन इंडिया हो, पेंशन योजना हो, प्रधानमंत्री मानधन योजना हो, PM किसान सम्मान निधि योजना हो, आप जितने का मजा लूटते हैं, आशा बहुएं हों और आंगनबाड़ी केंद्र हों, शिक्षा पे कुछ हो, पशुपालन, गौकसी को योगी जी ने रोक दिया है तो अपराध नहीं किया है। इस संविधान ने ऐसा कोई निर्देश दिया है कि राज्य चाहे तो ऐसा कर सकता है अपनी नीतियों में। तो जैसे किसी जानवर का वध ना हो, ऐसा भी किसी भी निर्बल को, कोई गरीब हो, विकलांग हो, उसे भोजन के मर ना जाए। ये सारी बातें उनके संबंध में, विकलांगों के लिए, निर्बलों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं में विधवाओं के लिए, उन कन्याओं के लिए जो अविवाहित हैं, उनकी शिक्षा में योगदान के लिए जितनी पॉलिसी बनती है, सारी की सारी पॉलिसी में ये नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान में रख करके पॉलिसी बनाई जाती है। तो ये राज्य का कर्तव्य है, मेरे अनुसार यह क्या है, राज्य का कर्तव्य है, लेकिन वो नीति निर्देशक तत्व है। यानी जो नीति बनाने जा रही सरकार, जो पॉलिसी बन रही है, उस पॉलिसी में आपको इन सारी बातों को ध्यान रख के पॉलिसी को क्रिएट करना है। चाहे मेक इन इंडिया का हो, चाहे आप प्रधानमंत्री जनधन योजना का हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान को, चाहे अमृत महोत्सव जो ये देश मना रहा है, उसको भी ध्यान में रखा गया है कि राष्ट्र की बंधुत्व भाईचारा बढ़ा रहे, यानी बंधुत्व की भावना बढ़े। इसके लिए अमृत महोत्सव देश मना रहा है। इसके नहीं मना रहा कि अमृत की बूंद टपकेगी आज तो हम निकल जाएंगे, अमर हो जाएंगे। इसके लिए भी नहीं मना रहा अमृत महोत्सव कि ये बिखर जाइए, भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। ऐसा ख्वाब नहीं देखता है संविधान कि आप अमृत महोत्सव मना रहे हो, धर्म जाति के नाम पर अलग हो रहे हो, भाषा के नाम पर अलग हो रहे हैं, क्षेत्र के नाम पर अलग हो रहे हैं। अगर आप अलग हो रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि आप संविधान को नहीं मानते हैं। तो अमृत महोत्सव जो शुरू किया गया या भी है इस समय, अब उसी तिरंगा महोत्सव, उसका बहुत सारा हिस्सा है, उसमें कई स्वप्न हैं कि सरकार के, उन स्वप्नों को जो देखती है अमृत महोत्सव में ला के जोड़ दिया जाता है। अमृत महोत्सव यानी भारत का अमृत काल, यानी भारत को विकसित बनाने का प्रयास। उम्मीद की जाती है कि
भारत अभी तो नहीं उम्मीद होती कम से कम 10 सालों तक तो विकसित नहीं हो सकता है, लेकिन 10 साल बाद इस बात की उम्मीद हम करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होगा, क्योंकि इस अमृत काल का जो समय यानी जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, अगर इसमें जितने लक्ष्य दिए गए हैं, किसी सरकार ने जितना लक्ष्य दिया है कि ये लक्ष्य वादे किए गए हैं कि हम पूरा करेंगे, तो इस देश को विकसित होने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। क्योंकि संविधान ने तो पहले इसे रास्ता दिखा दिया ही है कि आपको लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, तो आप इन पॉलिसी को अपनी पॉलिसी में इन्हें स्थान दीजिए, और क्या होगा, इससे देश का उन्नयन होगा, विकास होगा। ये सारी बातें संविधान की विशेषता पे थी। मैं जितना बताया हूँ ये कम ही है, और भी इसकी विशेषताएं हैं, क्योंकि किसी की विशेषताएं जितना उसे जानोगे उतनी बढ़ती हैं, जितना कम जानोगे उतनी उसकी विशेषता कम रहेगी। तो आप जितना जानोगे उतनी विशेषता बढ़ती जाएगी उसकी। तो जितना हम लोग जानते हैं, जितनी हमें ज़रूरत है, उस पर चर्चा कर लिए हैं। पूरा संविधान पढ़ने के बाद एक बार लास्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे कि एक बार विशेषताओं फिर चर्चा होगी कभी न कभी। तो ये आपके मेंस का भी है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। हेडिंग से याद है, बाकी अंदर का लेक्चर दिमाग में है तो आप लिख ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। इसमें आपको सारी बातें अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप जरूर शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।